जब हमको पीटने का मन रहेगा तो हम कहीं से पीट सकते हैं। अरे तो वो छोड़ के बाकी आप सुनाइएगा ना, खड़ा होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला सवाल देखिए कैसे पिटाएंगे। बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आया था? हाँ क्रेसी, क्रेसिस या डेमोक्रेसी? डेमोक्रेस या डेमोक्रेसिस। अच्छा, कहाँ कहाँ कहले दोनों ना लिखावला? तुम कुछ ना लिखोली एक को बातें ना। हाँ तो तोड़े में से हम पूछी थी। अभी रुक बेटा, तोड़ा हम अभी। चलिए बताइए तो रुद्रदामन किस वंश का था? हाँ कौन में आता है? जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बोलेगा। गुप्त वंश में। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव। अच्छा गलती हो गया, इतना टाइम ना है कि आपको गलती भर हम बैठा रहे। ठीक। हाँ अगला क्वेश्चन ब्रह्मरथ। आप बताइए कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं, सुने हैं, कब हुआ था? देख ले कैसे पिटल जाए। मास्टर के शर्त न दे चाहे कैसे करा, उहे में धरा जाए बस। तो ये बात पहले ना बोलना चाहिए था तुमको सिस्टर। हाँ चलिए तो कल्हे वाला में से हमको बताइए तो आप, गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? हाँ श्रीगुप्त किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का किया था? ला कैसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही से कर रहे हैं ना, देख रही है सामने एकदम इतना आदमी है। आगे पूछे। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना था? घटोत्कच। अच्छा, और श्रीगुप्त के बाद? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना था? श्रीगुप्त। आपके तो बोले कि श्रीगुप्त संस्थापक हले, तो पहले कौन? अच्छा वो गलती है लो हो गए। आगे बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त। तो स्कंद गुप्त का कर ले हन? कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कराया, तो स्कंद गुप्त का किया? बैठा तो काम हो गए बा, सब मिला के तरह हमारा पीटे लहल। तू जवाब दे, लेकिन तू ही ना कन्फर्म है कि हम सही बोली थी कि गलत। तू अपन सहियो कर ले ढेर माने गलत, जे का दो सही बतैला तोरा ऐसा फंसैली कि तू गलती कर देला। चलिए मुस्कान कुमारी खड़ा होइए कल्हे वाला में से। चलिए कल्हे वाला में से बताइए कालिदास किसके राज कवि थे? किसके मतलब शासन में आया था? हाँ मतलब केकर दरबार में राज कवि थे, कौन राजा था? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। हम किताब ना पूछ रहे हैं, हम पूछे कालिदास किसके दरबार में कवि थे? द्वितीय। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में वो जगह है मेहरौली, वहां से कौची मिला है? उपकार लिखल है, राजा चंद्र लिखल है। राजा चंद्र मतलब कौन? चंद्र द्वितीय कि चंद्रगुप्त द्वितीय? अच्छा ठीक बात है। गुप्त वंश के किस राजा को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, माने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? बीना बजाते हुए कालिदास। बीना बजाते हुए किस गुप्त शासक का चित्र मिला है सिक्का पर?
हाँ तो रुकल तो है, हम चली थी। हाँ वो सिक्का था, ऊपर फोटो था, बिना बजा रहा था, तो कौन है ये हम पूछ रहे हैं, वो तो हमरो पता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। बैठिए, आपका भी काम हो गया है, बैठिए। आप कोचू में करते हैं ताक के त्रेगन गिन रहा है। खड़ा हुआ है छेकवा वाली, खड़ा हुआ। का नाम हवा? नानी घर कहाँ पर हवा? कहे भाई हथुन पापा? ये सब पूछ ले वाले आए, याद की है, टाइम पास नहीं करना। अच्छा ठीक, बताइए। गुप्त वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त। ओके। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? अच्छा तब ये ना पहले ही पूछ ली, तो तू कहला कि सुनिए, 5 मिनट टाइम बर्बाद कर देला। बैठा बैठा, किताब खरीद दी हुआ। टू सी, खड़ा हुआ ना, सरेंडर। ओके, खड़ा खड़ा हो तब सिंह के बेटी। बताओ, विक्रमादित्य को उपाधि कौन ले लिया गुप्त वंश में? पहले बताओ, खाली गुप्त वंश की पीछू कितना पानी में है, पूरा कि आधा? खाली ई कल्हेला में से कि पिछू से? खाली कल्हेला में से। चल ना, उहे में तोरा लपेट दे तू खम धर के दा। चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों ये उपाधि लिया था? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के उपाधि क्यों लिया? ऐसा क्या काम कर दिया कि उपाधि ले लिया? वो कर। चलिए बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया? तास्कंदगुप्त का किया था। सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन। नहीं पता? ओके, बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त। चलिए बढ़िया बात है, आप भी तो वही न हैं। आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम, नो प्रॉब्लम। अभी ज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? शकुंतलम नाटक के लेखक। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? दोनों कालिदास है। लो, काम सूत्र के लेखक? सूत्र। बैठिए, समा पूछें कल्हे वाला में से खाली। चलिए तो आप बताइए, काम सूत्र के लेखक बता सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ वत्स्यन। हाँ टिक तो मारिए, ले लिखे ना तो अलग बात है। ओके, पंचतंत्र के लेखक बताओ। बाद में विष्णु शर्मा। ठीक बात है। आगे हमको बताइए आप, भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं? कुमार गुप्त को। इमे मार के अपन माथा में फोड़ ली कह, 9 फुटे हमारा माथा फूट जाए। 9 हथौड़ी से मार के देखा ली हन, माथा के अपन फोड़ ली। वो न फुटी तो जानी थी, हाँ हम माथा फूट जाती कन्फर्म है। मैया केस कर देथुन, हमारा पता कि बेटिया के मार के माथा फोड़ दिले मास्टर बा। हाँ दिमाग लगे, टीबिया के तो हथौड़ी से मार गई है, हथौड़ी से बढ़िया तो तोर माथा हवा ना। अब पीछू की है में से हाँ बोल 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 बोल। भारत में नेपोलियन पूछे हैं। हाँ तो कहाँ के पूछेंगे? तो तू कहाँ के बता दी थी? नालंदा के, नालंदा के चंद्रगुप्त नेपोलियन है।
अच्छा ठीक, ओके शांति बैठिए, कोई बात ना, कंफ्यूजन होता है। किस शासक का तस्वीर बिना बजाते हुए मिला है सिक्का पर गुप्त वंश में? पैठो, पैठो थारा हो, याती है, पूछे, चलो बताओ। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त था। तो थिली गुप्त कौन था? और श्रीगुप्त कौन था? अगर गुप्त वंश के संस्थापक समुद्रगुप्त था तो श्रीगुप्त कौन था, ये बताइए। वही था। तो समुद्रगुप्त कौन था? नमवा लिए तो कोई तो होगा, कौन था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? यहाँ पे आराम से जाएगा ऐसे गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? घटोत्कच। ओके चलिए। आर्यभट्टियम ना जो किताब है उसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट। तो कालिदास की किताब का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ओके। वत्सयन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम बताओ। वत्सयन की किताब के नाम बताओ। ओके बैठ जा, तुमको नहीं मारूंगा मैं। एक के वो अभी बचल है जो ना पिटाए, तोड़ा तोरा तो रंपा रंपा काट दो आज हम। खड़ा हो छुटकी, याद है? चलिए बढ़िया है, मन खुश कर दिया आपने हाँ कह के। बस उदास मत करिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक बताइए। चंद्रगुप्त। डरो ना, हमारे घर के मच्छर मक्खी देखिए ना यहाँ के बैठे, तू ना डरे, तू क्या डरे हमरा से? चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय? हम कंफ्यूज हो गए। प्रथम। तो श्रीगुप्त कौन था ये बताओ हमरा। हमने बताया था कि अगर पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है तो बताना है श्रीगुप्त, लेकिन पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है तब बोलना है चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग तो भैंस के सिंह बैल में, बैल के सिंह गधा में, गधा के सिंह रही ना मैया है, तोरा कैसे पता? तो गधा हो। चलो आगे क्वेश्चन बताओ। मेरे सामने भारत का नेपोलियन। सही में ना है। भारत का नेपोलियन कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण। हाँ हाँ भारत का नेपोलियन। ओके। और स्कंदगुप्त कौन था? ओकरो बारे में कुछ तो बतेबे किए होंगे, बताए हैं ना जी? क्या बताए हैं कि एक बारे में न पढ़े ला बढ़िया राजा न हले। बैठो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, करने से कल्ले वाला से चले। चलो कहानी सुने चलो। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना था? समुद्रगुप्त। कब बना था? मैया ये तो अंदर घुस गए लोग। आई रे बाप। छोड़ना मैया, उतना बतली हमार मन खुश है। चुप रह, आगे बोल। 30 पकड़ ले है ना, बाकी के गोली मारना आगे पीछे। आप बताओ हमारा। समुद्रगुप्त ने वही ना जी, जितना अपन लड़ाई किया था उसको प्रयाग प्रशस्ति में लिखवाया था। सही बात है गलत बात है? तो कौन सी भाषा में था?
भाषा है संस्कृत। कौन लिखा था? अच्छा वो नहीं बताएगी तो छोड़ देंगे, वो टॉपिक कल छूट गया था, आज फिर से बताएंगे उसको। केकर बीना बजाते हुए तस्वीर मिला है गुप्त वंश में? ला नहीं जी, गलत बोल रही है। फिर से बोलो। हो गया। फिर बोलिए तो फिर से। बीना बजाते हुए किस गुप्त वंश के चित्र मिला है? हाँ सिक्का पर। किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी गुप्त वंश में? श्रीगुप्त। बहुत बढ़िया। किस राजा ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? बैठिए बैठिए ना सर। हाँ बढ़िया पूछ रहे हो, कहा तो रहे इससे बढ़िया कहा हो सकता है, बैठिए। कौची बोला तू, तोरा याद है तो कैसे पूछे हम? बैठिए ना। जोन तू पढ़ले रहे वो परीक्षा में अबे न करा है, गलती करे मैया न आब है। आज जे तू याद कर ले मास्टर पूछा ना है, खड़ा होइए। बोलिए ये धार में रहिएगा कि वो धार में रहिएगा कि पूरा धार में रहिएगा? ना तू बैठ, तू बैठ, तू अरे तू बैठ, तू कैमरा में अभी थे। जानने से रुक जो। बताओ जॉर्ज पंचम भारत कब वाले हाल? जॉर्ज पंचम भारत कब वाले हाल? तो कहते जानने से। अच्छा पढ़ावल में से जानने से। ठीक एक फंसा दी के। सतवाहनों का शासन कहाँ था बताओ? सातवाहनों का? हाँ शक में। कौन से क्षेत्र में था भारत का? कौन कौन से राज्य में, ये हम पूछ रहे हैं। कर्नाटक। अच्छा बेटा ऐसा बात एक देखे ना है। पांडे में जो राजा था उसका नाम बताओ। पांडे में? हाँ जो चेर चोल ऐसे पता थे ना। हाँ हिंटो देते छोड़ दो, नाम टेढ़ा है। पलसाई मुकुदुमी। तो चोल में कौन हले? चोल में? हाँ चोल में तू चुप रह, बताओ। कार्यकाल मतलब? करिकाल जो पैरों से जला हुआ। अच्छा उदय जे कहाँ? उदयन जेरल जो नाम है कौन वंश में था? चेर। तो उदयन कौन में था? उदयन। हाँ आर्यक वंश में था। चलिए जो राजा द्वारा नई बस्ती बसाया जाता था उसको क्या कहते थे? ओके। सनिधाता किसको कहते थे मौर्य वंश में? मौर्य वंश में राजस्व के जो। ओके। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए किसकी नियुक्ति की? धर्म के प्रसार हाँ की धर्म। हाँ नियुक्ति की। हाँ ना ना हो गए धम्म हम मात्र न बताए हैं जी ना, हो गया। अरे बता रखे हैं। महावंश किस धर्म का ग्रंथ है? महावंश बौद्ध ग्रंथ। अच्छा बेटा। भैया तो हमें पूछते थे। बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आया था? दुगो। कौन कौन? डायोनिसस। ठीक डायोनिसस कहाँ के था? डायोनिसस मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता के राजदूत था वो मिस्र कैसे था? मिस्र के सभ्यता का ना था। चलिए डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस है एंटियोक प्रथम। कहाँ के राजा है? सीरिया। चंद्रगुप्त ने कहाँ पे अपनी अंतिम सांस ली? चंद्रगुप्त अंतिम सांस मैसूर के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में। ओके। चौथी बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुई? विविध के 1300 ईस्वी में। नहीं चलिए यही बताइए कहाँ कौन करवाया था? ओके ठीक है। कब नहीं लिखा था? ठीक है वो तो हम कुछ बोले। सतकर्णी ने किसे हरा करके महाराष्ट्र के इलाके पर कब्जा किया था? किसको हरा? वशिष्ठिपुत्र पुलमाई। नहपान पुलमाई तो ओकरे वंश में एगो राजा हुआ किया है। ओके सब याद के लिए लिखते बुलाई एगो पूछे सर जी। हाँ चलिए बताइए समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त। हमारा भी एक झापड़ खींच कौन है? कहानी में पीछे जाओ, उसके पहले कुछ हुआ था जो कहानी कल सुनाए थे।
हाँ, सबसे पहले उसका बड़ा भाई था रामगुप्त, हाँ तो वो उतना शक्तिशाली नहीं तो उतना ना बताओ, रामगुप्त बन रही है तब हाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ। रामगुप्त के मेहरारू के नाम बताओ। बोले ना बड़ा ध्रुव देवी। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय कहीं हो गया था, स्कंदगुप्त का किया था। ने हुनों को आक्रमण करके हराया था। एक और बढ़िया काम किया है जो सुदर्शन झील बताए हैं ना, रंजन करके मरम्मत निर्माण न करे मर्द झाप के। करवाया। 3 राजा के नाम आता है, निर्माण हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक। उसका नाम है पुष्यगुप्त, ऐसे करके नाम है जो निर्माण करवाया, आज पढ़ाएंगे उसको। उसका मरम्मत कराया रुद्रदामन, और फिर उसका मरम्मत कराया दूसरा बार स्कंदगुप्त। समझ गए? हाँ, एगो स्कंदगुप्त लिखा है। सुदर्शन झील 7वां में जाओ, कहाँ पढ़ाएंगे? बताए थे कि देखो एक टाइम में बना, ये करवाया, याद आया? हम बोले थे ना आगे मिलेगा डिटेल में। खड़ा हुई ना, हाँ खड़ा हुई है आप, खड़ा तो हो ही सकती हैं। हाँ सर जी बताइए, सतवाहन वंश के एगो राजा का नाम बताओ तो। एगो राजा के नाम बताओ। तो सिमुक कौन हले? तो एगो तोरा ये सीधा सीधा ना समझ में आई था, चल गला गाठी में कोई तो साथ करनी। अच्छा, अमरकोश के लेखक? अमरकोश के हाँ, अमर सिंह। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? 10। कौन कौन? ओके। लव स्तंभ कहाँ से मिला है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? मुंबई। नहीं, दिल्ली में। तो बताओ, जल्दी बताओ। मेहरौली। मेहरौली। बताओ, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने लोग बंदी बने? 10,000 लोग। 10,000 लोग मारे गए। 1.5 लाख ले थोड़ा सा मारो ये कहते बस सीधा हो जाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम के लेखक कौन है? पहले जो छूट गया उनमें से पूछ रहे हैं। चलिए, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? हाँ, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नहीं पता। कौन है जी? मिनांडर लेखक हम। डेमेट्रियस प्रथम। ये नंबर मार जाए, एक घंटा कर बन। उसका नाम है नागसेन। डेमेट्रियस प्रथम के सेनापति था मिलिंद या मिनांडर, और उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ था। आराम से बोला ना, प्रभावित हम तू ना बैठ गए आंगू में आऊ कर रहा है, मुंह ना नाक निमन नाम भगवानी है। चलिए ये बताइए तो, जो पाटलिपुत्र था मौर्य साम्राज्य में किसके अधीन था? हाँ, पूरा वहाँ के प्रशासन व्यवस्था कौन देखता था? इसका प्रतिदिन बोर्ड समिति। बोर्ड समिति में टोटल कितने लोग थे? दिल्ली हाल एक उप समिति, दूसरा उप समिति। 30 गो। एक वाला बोला का बोल छाव गो बंटल, 6 गो बंटल हले कि 6 गो बंटल हले? सर तो वही ना बोलते हैं। वही कहाँ 6 गो तो 36 गो हो जाते। ओके, आगे। अशोक कौन धर्म के मान हले? बुद्ध धर्म है। ओके। किसे मुक्तिदाता और विजेता का नाम से भी जाना जाता है? अशोक। उग्रसेन के नाम से किसको जानते हैं? ना सर जी, उग्रसेन। बेटा पिटेगा तो सब। नंद वंश के स्थापना। तो उदय भद्र के नाम से केकरा जाना जाहले? उदय भद्र। हाँ, अब अगला औकात में क्वेश्चन था। कोई बात ना, आगे बढ़े। अच्छा पूछिए। हो गया क्लास पर, टाइम कम है। ई में ना है के डैनी एकरा इशू ना पता है, पता हो पूछी। हैं खड़ा हो, बंद कर, हम लाइन बंद से कर। याद कर रहे हो। बताओ श्रीगुप्त कौन वंश के संस्थापक है? याद रहे हो, जाओ। गुप्त वंश है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है गुप्त वंश का? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं?
ये सब बड़ा याद हो सर जी। ये से तो ना पूछ लो, अटक गई भाई। हमको पता था कि तुमको कितना पता है। चलिए अब हम लोग में यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा चैप्टर पर। देखो आज के चैप्टर कुछ ऐसा है ना कि 1.5 क्लास के बचा हुआ था, 1.5 दिन के क्लास था वो। एक दिन में हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन सबके माथा में मर जाएगा इसे इसे, क्या कि नगर राजा वो सब व्यापार सब पढ़ना है तो थोड़ा पार करता है वो सब चीज़ टॉपिक। तो हमने इसीलिए सोचा कि 2 दिन आप लोगों को सुन कर रिविजन करवा दूं, ताकि ऑब्जेक्टिव जब हो तो आप लोगों को पता रहे, और आधा आधा क्लास ले लो। कल भी मैं आप लोगों से ये सब सुनूंगा, इसलिए रिवीजन करके आइएगा। कल भी आप लोगों को वही प्रक्रिया रहेगी जो आज क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। लतियाने वाला ये वो छोड़ के सब पिटा है, अब ये वो कौन है पता ना। चलिए कल आप लोगों को एक टॉपिक छूट गया था बाय मिस्टेक हमसे, उसका नाम है क्या चीज, गुप्त साम्राज्य। मैंने गुप्त इतिहास पूरा बता दिया, ये छूट गया था। ऐसे हम इसमें बताए हुए थे, कुछ मुख्य पॉइंट थे जो छूट गए, इसलिए हमको ये कवर करना पड़ेगा। ये तो हम बताए थे कुषाण वंश के बाद कौन आया था, गुप्त वंश, और मौर्य वंश के बाद पूरे भारत को एक में जोड़ने का कोई काम किया तो गुप्त वंश में खास करके समुद्रगुप्त जब आया तो उसने ये काम किया। ठीक, जानकारी के लिए बता दिए थे कि इसके स्रोत क्या है, वही मेन था। तो हम पुराण ही सब बोल दिए थे कि महाभारत पुराण से हमको मिलता है जानकारी। अब देखो पुराण में कौन कौन पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण, ये सब गुप्त वंश के स्रोत है। अब यहाँ से एक सब्जेक्टिव बन जाएगा हिस्ट्री में, कहेगा कोई 2 पुराणों के नाम लिखें, 2 नंबर के देगा। यहाँ पे आपको 4 पता है, इसी में से कोई 2 को लिख देना है। ठीक, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब गरुड़ पुराण, ऐसे करके 18 हमारे पुराण है। हाँ, अलग अलग पुराण है, तो आपको कम से कम ये 4 याद रखना है। इसके अलावे एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम है विशाख दत्त। इनका 2 किताब है, एगो देवी चंद्रगुप्तम। अब देखो 9वें में समझ जाएगी कहाँ के है, गुप्त वंश के। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस, सबसे ज्यादा ये पूछता है। ठीक, उसी टाइम पे एक कवित्री हुआ करती थी, महिला लेखिका, उसका नाम है विजय भाटिका कहो या बज्जिका कहो। संस्कृत में पिछला साल आप लोग 10th में पढ़े होंगे विजय भाटिका के बारे में। ठीक, तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। इससे भी हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछे कि गुप्त वंश के स्रोतों को लिखे, यही सब लिख देना है। साहित्यिक स्रोत में तो यही सब रहेगा, समझ गए। उसके बाद गुप्त वंश में कालिदास दरबारी कवि रहे हैं, और इन्होंने लिखा है रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये सब गुप्त वंश के जितने भी ये किताब हैं, ये सब गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है, उसका ये स्रोत है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी कई सारे बुक हैं जिससे आपको ये जानकारी मिलती है। फिर आगे देखो तो बताए हैं तुम लोगों को कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय था तो उसी टाइम पे आया था चीनी यात्री फाहियान, और वो जब यहाँ आया तो अपने यात्रा का पूरा विवरण लिखा। तो वहाँ से उसके यात्रा विवरण को पढ़ो तो वहाँ से भी गुप्त वंश की जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये भी स्रोत के काम कर दिया। ये तुमको हम बता ही दिए हैं प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसको लिखने वाले कौन है, हरिसेन। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के राजकवि। समझ गई कहानी, सुनो। समुद्रगुप्त जितना भी सैन्य अभियान किया था उस सबको पत्थर पर लिखवा दिया। उसका नाम का है प्रयाग प्रशस्ति। है कहाँ, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में। कौन लिखा इसको, हरिसेन। हरिसेन कौन है, समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त है उसका राज्य कवि। समझ गई। और ये सब तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कत होगा तो बोलते जाइयो, डरैया शर्मैयो मत, काहे कि पूछेगी तो हम मारेंगे। न मारू मैया, डरिए ना, जितना पूछ तो पूछे के हक है। उसके बाद गुप्तकालीन मुहर मिले हैं, सोना का सिक्का मिला है जिसे समुद्रगुप्त के तस्वीर वाला बिना बजाते हुए। कई सारी मूर्तियां मिली है, उस टाइम के मंदिर मिले हैं, और इनसे भी हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। उस टाइम के जो कला थी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। समझ गए, तो वो सब मिल जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति ये किताबवा है, थी अभी लिखा हुआ है, इसको लिखा कौन है, हरिसेन। तो हरिसेन ने उसमें समुद्रगुप्त को देखो क्या कहा है, वो कहा है कि समुद्रगुप्त तो कुबेर हैं।
कुबेर कौन? धन के देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, यमराज, सबसे उसकी तुलना कर दिया है कि ये है। इसीलिए कल हम तुम लोगों को पढ़ाए थे राजा और दैवीकरण। देखो ईश्वर से उसको जोड़ा जा रहा है समुद्रगुप्त को, ठीक। कुबेर, वरुण, इंद्र, यम, ये सब कौन है? सब देवता हैं हिंदू धर्म के, तो उसके साथ जोड़ा है। मान्या उतना बुद्धि न लगई है, वो यहाँ मिलते, ठीक ना? हाँ तो पढ़वे न करें तो तोर गलती ना है, हम कहाँ से लिख रहे हैं तुमको पता रहेगा। उतने छूट गया था, वो क्लियर हो गया। आज के जो हमारा टॉपिक है, अगर उसमें कोई दो पेज अभी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पहले हमको पढ़ाना था, वो छूट गया कल है। कोई समस्या है उतना में? माइया खाली न कर रहे हैं, ध्यान ना सुन ले ना तो नाक तोड़ दो मार के, ठीक। तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला याद करने वाला था, अंडरलाइन करके उसको याद कर लेना है। अब आइए हम लोग पूरे काल में पढ़िए कृषि, व्यापार एवं नगर। देखो चैप्टर के नाम कुछ ही था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। एनसीईआरटी में इसका नाम है राजा, किसान और नगर। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक करके, इसे कुछ नाम है ना, कुछ ही नाम है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। तो आप देखिए, तो राजा के बारे में हम 550 तक तुमको बता दिए, 70 तक, 570 तक, तो 600 के पास पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो राजा के तरफ से कहानी हमारा हो गया खत्म। अब चलते हैं कृषि, नगर, शिल्प, उद्योग, ये सब जो चीजों का विकास हुआ वो 600 साल में, 1200 साल में, 600 उधर 600 इधर, उसमें क्या हुआ वो देखो। अगर देखो तो भारत के अर्थव्यवस्था का रीढ़ है शुरुआत से ही कौन? कृषि। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैसा उपजाऊ भूमि है, नदियां हैं, मैदानी क्षेत्र है। आप देखो जितना भी राजा को पढ़ी हो, उसका आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, भूमि कर यही लेता था, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा पैसा आता था। आजादी के बाद तक लगभग 1960 के आसपास तक हम लोग के देश में सबसे ज्यादा जो पैसा आता था वो इसी क्षेत्र से आता था। अब ये कम गया है, अब सेवा क्षेत्र से आता है। अब सेवा क्षेत्र क्या होता है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, 10th में पढ़े होंगे तो पता होगा। भारत में कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल से ही इसका साक्ष्य मिलने लगता है कि भारत में कृषि की शुरुआत हो गई थी। अब नवपाषाण काल का होता है मैया, ये 11th में हम पढ़ा दिए हैं कि कैसे कैसे बांटते हैं, कौन कौन में का हुआ है। इसलिए कहा जाता है कोई भी क्लास नहीं छोड़ना चाहिए कि यह पढ़ल जाए। अब इसको बारे में अलग एगो पूरा चैप्टर है, ठीक। तो नवपाषाण काल एकदम पुराने काल में ही ये मिल गया। उस टाइम पे लोग पत्थर के औजार ज्यादा यूज करते थे, उसी टाइम से भारत में कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। उसके बाद समय बीतते गया, हम लोग आधुनिक होते गए, चीजों में परिवर्तन होते गया, और उसी के साथ साथ कृषि का भी विकास होते गया, उसमें भी परिवर्तन होते गया। और आगे चल के जब कबीला से बना राज्य, जनपद और राज्य, तो राजा के आय के मुख्य स्रोत बन गया कौन? ये कृषि, ठीक। इतना ये विकसित हुआ कि यही आय का मुख्य स्रोत था। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि उस टाइम पे जो किसान थे या जो जनता थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। राजा मनमाने ढंग से वसूलता था। हम तुमको पढ़ाए रहे थे मौर्य वंश, तो बताए थे कि जब ये चाणक्य आया था धनानंद से मिलने, तो यहाँ के जनता की जो स्थिति देखा तो खुद डोल गया कि इतना खराब स्थिति मगध के, क्योंकि राजा एक नंबर के अत्याचारी था, पूरा टैक्स वसूलता था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है, ये जो पंचतंत्र और जातक कथा है, ये वो पुस्तकें हैं जिससे जानकारी हमें मिलती है कि लोगों से मनमाना टैक्स वसूला जाता था और उनकी स्थिति एकदम खराब हुआ करती थी। बीच बीच में कोई ऐसा राजा आ गया है जो बढ़िया स्वभाव वाला था, जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं समुद्रगुप्त सब के बारे में, तो कहते हैं कि वो स्वर्ण काल है, क्योंकि उस टाइम पे जनता के लिए बढ़िया बढ़िया काम हो रहा था, उतना उनके ऊपर भार नहीं दिया गया था, उतना उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वो तो डिपेंड करता है राजा राजा पर। लेकिन ज़्यादातर जो मिले हैं साक्ष्य से क्या पता चलता है कि जनता से मनचाहा टैक्स वसूला जाता था, ठीक। समय बीत रहा था। उसके बाद आया था हम लोगों का उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में किस चीज का खोज हुआ था? लोहा के। सबसे इंपॉर्टेंट खोज जो मनुष्य का है उत्तर वैदिक काल में, वो है लोहा। उसके पहले लोग लोहा के बारे में
नहीं जानते थे। अब जैसे लोहा के बारे में जाना, जितना भी औजार है सब काची के बनने लगा, लोहा के। आज जो काम में होता था घंटों में, वो काम होने लगा मिनटों में। ठीक, एक तुमको तांबा के कुल्हाड़ी दे दे, एक लोहा के कुल्हाड़ी दे दे, बताओ कौन से जल्दी काम होगा? लोहा से। तो कृषि सब में विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ गया, जंगलों की सफाइयाँ तेजी से होने लगी और उसको खेत में बदला जाने लगा। जो भी नहर नदी सब निर्माण करवाना है उस सब में लोहा का औजार यूज होने लगा और तेजी से वो काम होने लगा। ये सब क्यों किया जा रहा था? उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इस सब कारण से कृषि उत्पादन बढ़ा, तो बढ़ गया, तब उसको क्या किया जाए? तो उसको अब बेचा जाए। तो अब इससे विकास हुआ किसका? व्यापार का। और व्यापार भारत से इस सीमा को लांघ करके कहाँ चला गया? दूसरे देशों तक। ये श्रीलंका, म्यांमार, उधर हम लोग पढ़े रोमन साम्राज्य पढ़े, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब की जो सभ्यता पढ़े, वहाँ तक हमारा व्यापार होने लगा। समुद्री रास्ते से भी व्यापार करने लगे और स्थल मार्ग से भी हम लोग व्यापार करने लगे। तो आसपास के जो भी देश हैं उन सभी देशों के साथ व्यापार होने लगा, सामानों की खरीद बिक्री होने लगी। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? कृषि बढ़ा, कृषि बढ़ने से व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से इनकम बढ़ा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ा लोग अपना शानो शौकत के जीवन जीने लगे और विकसित होने लगा कौन सा चीज? नगर। लोग एक मंजिला से घर 2 मंजिला बनाने लगे। ठीक, पंखा से एसी लगवाने लगे। शुरू हो गया द्वितीय नगरीकरण। तो कृषि बढ़ा, कृषि से व्यापार बढ़ा और व्यापार से नगरीकरण के विकास हुआ। तो देखो यहाँ पे वो सारी चीजें एक तरफ हुई। अब उसमें होता क्या था, ये आज भी होता है। खेत के मालिक कौन है इसको लेकर के लड़ाई हो जाता है, आज भी हो जाता है हमनी के। ठीक, केकर आरी मेढ़ कहाँ तक है, इसको लेकर के लड़ाई। तो आज ये सब हम मामला कहाँ लेकर चले जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, इन्हीं सब जगहों पे जाते हैं और केस लड़ते हैं कि हमारे कहाँ तक जमीन है, किस कौन असल में इसका हकदार है। पहले ये सभी को निपटारा कौन करता था? ये हो गया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक, कि खेतों की स्वामित्व और सीमा संबंधी विवाद को कौन सुलझाता था? तो ग्राम भोजक, उसका काम था इन मामलों को देख रेख करना। फिर जो मनुस्मृति आया था किताब, तो उसमें कहा गया कि एक काम करो, खेत की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको ईंटा से, पत्थर से, रेत से आरी बना के जैसे अपना चिन्हित कर दो कि फलना की जमीन यहाँ तक है, और ऐसे करके जमीन चिन्हित किया गया। लोहा के हल आ ही गया था। ये सब तो तुमको बता ही दिए कि उत्पादन में वृद्धि हुआ। उत्पादन को और बढ़ाने के लिए नदियों का निर्माण किया गया, कुओं का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण हुआ, खाद का उपयोग होने लगा ताकि उत्पादन बढ़े। और इसी दौरान एक तुमको मिल जाता है ये MBBI क्वेश्चन। हमने के गुजरात जानती हो, राज्य है एक, गुजरात में ही एक जगह है जिसका नाम है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है गिरनार। इसको ऐसे समझो, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है बिहार, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है पटना, और पटना में एक जगह है जिसका नाम है नौबतपुर। तो उसी प्रकार गुजरात है, भारत में गुजरात, गुजरात में सौराष्ट्र और सौराष्ट्र में गिरनार। यहीं पे एक झील बनाया गया, झील के नाम का है सुदर्शन झील। बनवाया कौन है? तो ऐसे नाम आएगा तुमको चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बनाने वाला जो व्यक्ति है वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, उसका नाम है पुष्यगुप्त। अब देखो सवाल आएगा कि तब पुष्यगुप्त है तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्यों आता है? तो उसके पीछे कारण है। मेन जो राजा है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त के नीचे काम कौन करता था? पुष्यगुप्त। उसके प्रांत को वो संभालता था, एक जगह का देखरेख कौन कर रहा था? पुष्यगुप्त। तो उसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो देखो केंद्र में कुछ काम आज के टाइम पे होता है तो नाम क्या कराता है? अभी के टाइम में केंद्र में ऊपरे भारत सरकार कोई भी काम कराई तो केकर नाम अब है? मोदी जी, मोदी जी, सब मोदी कहले हैं। देश में अतिक्रमण हमने के राज्य में कौन करवा रहा है? बिहार सरकार, लेकिन सब धैले के करा है मोदी जी, मोदी जी। क्यों नाम है उनका? मालिक तो वही है। यहाँ पे अभी कुछ भी गलत होगा तो कौन धराएगा? हम थोड़े धराएंगे, नीरज सर धराएंगे। आई एम रिजाइंड, हमारा ड्यूटी आना पढ़ाना जाना, तो धरा जाएंगे कौन? अच्छा काम हुआ, नीरज सर बड़ा बढ़िया पढ़ावा हथिन,
खराब होलवा नीरज सर की कोचिंग खराब होगा। क्या नीरज सर अकेले कर रहे हैं, लेकिन हेड कौन है? नीरज सर। तो नाम किन का हो रहा है? नीरज सर के, समझ गए? वही बात है। तो देखिए काम भले कराया कौन है? पुष्यगुप्त। लेकिन इसका असल में मालिक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो नाम आ जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो लोग कह देता है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर अंदर जाए तो असल में कौन है? पुष्यगुप्त है। समझ गए? तो ऑप्शन जब आ जाए तो ध्यान देना होता है। अगर पुष्यगुप्त ऑप्शन में है तो आपको यहाँ टिक करने की जरूरत नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, अगर 4 ऑप्शन है उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य है, एक पुष्यगुप्त है, तो असल में निर्माण कौन करवाया है? पुष्यगुप्त ना। एग्जामिनर आपसे किसके बारे में जानना चाहता है? इसके बारे में। इसके बारे में अगर उसको जानना होगा तो इसको वो ऑप्शन में नहीं देगा। समझ गई? दोनों अगर ऑप्शन में आ गया तो उसको ये जानना है कि तुरा पता है कि नहीं पता है। तो पुष्यगुप्त करवाया था। ठीक। उसके बाद आगे चल के समय बीता और चलते 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 वो सुदर्शन झील खराब होने लगा। तब आया था शक में वो राजा जिसका नाम है रुद्र दामन। वो कहा कि नहीं, इसको मरम्मत कराना पड़ेगा, और अपना पैसा से करवाया था। प्रजा से 1 रुपया नहीं लिया, कोई टैक्स वैक्स नहीं, और कहा कि हम अपने पैसे से, यानी जो राज्य के पैसा था उससे उस सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि रुद्रदामन ने किस झील का मरम्मत करवाया था? तो वो कौन सा है? सुदर्शन झील। फिर ये निपट गया। फिर बाद में एक और राजा या गुप्त वंश में, इसीलिए हम बार बार तुनी का पूछ रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त करवाया, तो स्कंद गुप्त का किया है? तो स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के मरम्मत करवाया है। बनाने वाले में नाम आता है चंद्रगुप्त का और पुष्यगुप्त का। मरम्मत करने वाले में 2 राजा आते हैं, पहले रुद्रदामन और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो इन दोनों ने उसकी मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ से एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि राजा को पता था कि हमारा आय कहाँ से आ रहा है? कृषि से, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, और इसलिए वो देखो बार बार इस पे काम भी करता था। ठीक, समझ गए? उसके बाद कृषि का जब विकास हुआ तब कोई खूब पैसा कमाया, कोई कम कमाया, और इसके कारण सामाजिक विभेद भी हुआ। समाज में ऊंच नीच के भी खाई बना। जो खूब पैसा कमाया वो अमीर हो गया, जो कम कमाया वो थोड़ा गरीब रह गया। फिर अमीर गरीब वाला भेदभाव आया। ठीक। उसके बाद ये आप लोग याद रखिएगा, हम लोग के तरफ जो है ये पाली साहित्य जो है, इससे पता चलता है कि जो बहुत ज्यादा भूमि वाले लोग थे ना, उनको कहा जाता था गृहपति चाहे गहपति। जो बड़े बड़े किसान होते थे, खूब जमीन है, 10 गांव ओकरे है, तो उसको क्या कहते थे? गृहपति या गहपति। और यही चीज हम लोग चलते हैं उधर गौतमी सातकर्णी सातवाहन वंश के तरफ, तो वहां पे जो बड़े भूमि वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? विल्लालर। विल्लालर और गहपति ये दोनों एक ही है, बस एक वो हम लोग के तरफ था और एक नीचे दक्कन वाला जो क्षेत्र है सातवाहन वंश जिधर है उधर हुआ करता था। वहां पे हल चलाने वाले किसान को उल्वर कहा जाता था। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। और दास को अन्नीमय कहा जाता था। हम लोग दास कहते थे और वो लोग अन्नीमय कहता था। जैसे हम लोग कहते हैं पापा, उधर लोग बोलते हैं नाना। पापा को नाना कहता है। हाँ मैया, हमने नाना किसको कहते हैं? मम्मी के पापा को। वो लोग अपने पापा को नाना कहता है, और उसी फर्क है उच्चारण के। समझ गए? तो ये सब तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे एक चीज और चल रहा था, ये शुरू करने वाला है सातवाहन वंश। भूमि अनुदान। भूमि अनुदान होता क्या है? जब किसी को काम के बदले में भूमि देते हैं तो उसी को कहते हैं भूमि अनुदान। या मान लो जैसे पहले के पंडित ब्राह्मण होता था ना, तो राजा उसको दान में भूमि देता था, तो उसी को क्या कहा गया? भूमि अनुदान। इसका वर्णन आप लोगों को कहाँ मिलेगा? सो देखिए, भूमि अनुदान उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को जमीन के रूप में दी गई हो। जो जमीन मिलता था, चाहे वो सेना को मिले, किसी प्रशासक को मिले, या किसी ब्राह्मण को मिले, किसी को मिले, आपको जब भूमि मिला तो उसी को क्या कहते हैं? भूमि अनुदान। ये दान में भी मिलता था और काम के बदले में भी मिलता था। ठीक। अब देखो, जब भूमि मिलता था तो उसमें लिखा पढ़ी होता था। उसमें बताया जाता था कि कौन दिया, कौन लिया, किस काम के लिए दिया गया, दान में मिला है कि किसी काम के बदले मिला है। ये सारी बातों को
लिखा जाता था। वही यहाँ बताया गया कि भूमि अनुदानों को पत्थर के टुकड़ों अथवा ताम्र पदरों पर खुदवाया जाता था। दान देने वाले व्यक्ति दान में दी गई भूमि का विवरण कि कौन सा भूमि है, कन्ने से देवल है, कौन इसको लिया है, किस वजह से दिए हैं, इन सभी चीजों का उस ताम्र पत्र पर या पत्थर पर लिखा जाता था। लिखा पढ़ी हो के मिलता था। समझ गई? शुरू में ये जो दान है, हम बताएं कि सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की थी और ये दान दिया जाता था पुण्य कमाने के लिए कि चलिए ब्राह्मण ये सबको हम दान कर देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, इससे क्या होगा? पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान जैसा लोग हमको मानेगा। लेकिन बाद में जो भी अधिकारी राजा के पास काम करते थे, सेना काम करता था, प्रशासन व्यवस्था में जो काम करता था, उन लोगों को भी इसके बदले में क्या मिलने लगा? भूमि। ये कहीं ना कहीं कितने वंश के मिटावे में भी योगदान रखा। जो गुप्त वंश खत्म हुआ उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कौची? भूमि अनुदान। भूमि दान में देने लगा तो तोरा भी है ही नहीं, तू तो दान में ओकरा दे दिया, तो तोरा टैक्सवा कहाँ से आएगा? ठीक। और एक चीज था, अपने नीचे रखता था दूसरे लोगों को, महासामंत को, कि तू लोग हमारे संभालो। तो वो सब कारण बन गया था। तो आगे वो भी बताएंगे। तो ये समझी कैसे भूमि अनुदान के काम शुरू हो रहा है, राजा कैसे ले रहा है फिर बांट रहा है। उसके बाद देखिए ये बता ही दिए कि भूमि अनुदान की प्रथा का शुरुआत सातवाहनों ने आरंभ की थी। और उसने सबसे पहले किसको दान दिया? जो बौद्ध होते थे या जो ब्राह्मण होते थे, उन लोगों को ये भूमि दान में देता था पुण्य कमाने के लिए। और जब गुप्त वंश आया और गुप्त वंश के बाद के जो राजा आया, उन लोगों ने तो एकदम करेजा खोल खोल के दान करना शुरू कर दिया। ले पूरा ले, जो जमीनें खाली दे ही रहा है। और वही जमीन आगे चल करके पतन के कारण भी बनेगा। इसका साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? तो ये वो महिला रानी हुआ करती थी, उसका नाम होगा, किधर गया? हाँ यहाँ है, देखो उसका नाम है प्रभावती गुप्त। कहाँ के रानी है? वाकाटक के। तो उसके जो एथी है, जो किताब मिला है, उसमें पता चला है कि जब वो 13 वर्ष तक अपना शासन कर ली थी, उसके बाद उसने एक ब्राह्मण को दान दी थी भूमि। उस ब्राह्मण का नाम था, देखो यहाँ लिखा है, चनाल स्वामी। तो चनाल स्वामी को प्रभावती गुप्त ने जमीन दान दिया, गांव दान दे दिया। गांव के नाम का था दंगुन गांव। तो इस गांव को वो दान में दे दिया। इसमें एक नियम था, जब ये मान लो चनाल स्वामी को मिल गया गांव ये वाला, तो इस गांव पर अब रानी के कोई अधिकार नहीं है। पंडित जी इसको कोई टैक्स नहीं देंगे, उल्टा क्या करेंगे? यहां से जितना भी टैक्स वो कहाँ जाएगा? अब पंडित जी के पास। जो टैक्स पहले रानी के पास जाता था वो दान में दे दिया, तो किसके पास जाएगा? पंडित जी के पास। इसको ऐसे समझो, जैसे ये अजमा गांव है, तो अजमा गांव कोई राजा के अंदर में आता है। वो राजा को हम बहुत प्रभावित किए, तो राजा को कहा कि जाइए आपको हम अजमा गांव दान दे दिए। तो अजमा गांव में अब जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी, यहाँ से जो भी इनकम होगा वो मेरा, और राजा को बदले में हमको कुछ नहीं देना है। इस घटना को, इस पूरे काम को ही कहा जाता था अग्रहार। अगर पूछ देवे कि अग्रहार क्या है, तो लिख देना है कि जब ब्राह्मणों को भूमि या गांव में दान दिया जाता था, भूमि या गांव को, सॉरी एक बार ऐसे समझ, पूछेगा अग्रहार क्या है, तो कहना कि जब राजा द्वारा ब्राह्मणों को भूमि या गांव दान में दिया जाता था तो उसे हम अग्रहार कहते हैं। इसमें जो गांव या भूमि ब्राह्मण को दान मिलता था उस पे उसी का अधिकार होता था, और राजा को वो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था। इतना ही इसमें होता था। ये चीज आगे चल करके साम्राज्यों के पतन का कारण बना और एक नए प्रथा की शुरुआत किया जिसको हम कहते हैं सामंती व्यवस्था। जो बड़े बड़े भूखंड के ये लोग दान में मिला, बड़े बड़े भूखंड के गांव के मालिक बन गए। तो एक तरह से छोटा सा राजा थे, लेकिन इनको राजा न कह के क्या कहा गया? सामंत। और आगे की इतिहास जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि यही सामंत लोग आगे चल के छोटे छोटे राजा भी बनते हैं। यही लोग आपस में लड़ते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे मुसलमानों का और जो अंग्रेज हैं उनका आक्रमण होता है। और जब ये लोग आपस में लड़ते हैं तो वो लोग इस पे कब्जा जमाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे को हराना आसान है। तुमको इतनी इतनी को कंकर मारे 100-200, तुमको कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन वो 200 कंकर के एक साथ जोड़ कर मार दे माथा पर, तब
तो हम लोग थे टुकड़े टुकड़े में, तो जो भी बाहरी आक्रमणकारी आया वो आराम आराम से इसको क्या कर दिया, हरा दिया। लेकिन मान लो ये पूरा रहता एक साथ है तो इसको हराना मुश्किल होता। आगे चल के वो सारी घटनाएं होती है। तो इसमें यही था। कल हम आप लोगों को ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जिसमें हम शिल्प उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में पढ़ेंगे और नगर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले सुनेंगे, ठीक है।